हेलो। देखिए आपका आज पुलिस एक्ट लिखवा जाएगा। आपका एक दो दिन लेक्चर चला है तो आपका प्रियम्बल लिखवाना है और धारा एक दो, यानी कि आपका दो सेक्शन, उसको कॉपी निकाल लीजिए। हाँ, लिख के उसी में कोरिलेट किया जाएगा ना। अभी पहले हेडिंग डाल लीजिए भाई, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की उद्देशिका। कभी काल प्रियम्बल से भी क्वेश्चन बन जाता है कि क्या उद्देश्य नहीं है या क्या उद्देश्य है, उसको हम अलग अलग तोड़कर लिखवा दे रहे हैं। हेडिंग डालिए, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की उद्देशिका, या इसको हम कहते हैं प्रस्तावना, भी हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, या इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है। इसको लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा, 1 2 3, 1 में लिखिए, पुलिस व्यवस्था की उभरती चुनौतियों का, पुलिस व्यवस्था की उभरती चुनौतियों का सामना करना, चुनौतियों का सामना करना। सेकंड लिखिए, कानून का शासन लागू करना, यानी कि रूल ऑफ लॉ, या इसको हम कहते हैं विधि का शासन, कानून का शासन लागू करना। तीसरा लिखिए, सुशासन को प्रश्रय देना, सुशासन, सुशासन माने अच्छा शासन, सुशासन को प्रश्रय देना। प्रश्रय, प्रश्रय, सुशासन को प्रश्रय देना। अगला लिखिए चौथा, राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्याओं का, राज्य तथा जनता की सुरक्षा की समस्याओं का समाधान करना। समाधान करना। अगला पॉइंट लिखे, मानव अधिकारों को ध्यान में रखना, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों को ध्यान में रखना। अगला लिखे, पुलिस अधिष्ठान, पुलिस अधिष्ठान, पुलिस अधिष्ठान, कामा दीजिए, विनियमों, यानी कि रेगुलेशन, विनियमों तथा प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना, तथा प्रबंध करना। अगला लिखिए पॉइंट, पुलिस की भूमिका, पुलिस की भूमिका, कामा दीजिए कर्तव्यों, पुलिस की भूमिका, कामा दीजिए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को, और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करना, पुनः परिभाषित करना।
अगला लिखे पुलिस को दक्ष बनाना। दक्ष माने कुशल। पुलिस को दक्ष बनाना। पुलिस को दक्ष बनाना। अगला लिखे पुलिस को व्यावसायिक बनाना, यानी कि प्रोफेशनल। पुलिस को व्यावसायिक बनाना यानी कि प्रोफेशनल बनाना। अगला लिखिए पुलिस को प्रभावी जवाबदेह बनाना। पुलिस को प्रभावी जवाबदेह बनाना। पुलिस को प्रभावी जवाबदेह बनाना, इसके लिए तमाम प्रावधान आपको पढ़ाए जाएंगे आगे जिसमें कि पुलिस अगर मिसकंडक्ट करती है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप शिकायत करेंगे, अर्थात कैसे कंप्लेन करेंगे, उसके विरुद्ध कैसे कार्यवाही होगी, ये तमाम बातें इस कानून में आगे पढ़ाई जाएंगी। अगला लिखिए जनता के मित्र पुलिस को उत्तरदायी बनाना, यानी कि जनता के मित्र पुलिस को उत्तरदायी बनाना। ये आपका इस कानून का प्रियम्बल है। फिर एक बार समझ लीजिए प्रियम्बल भाई, नए लोग भी, किसी भी कानून का जो प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका होती है वह उस कानून की या कुंजी कही जाती है। अभी आपका बिहार में भी अभी पूछा भी गया था कि संविधान की कुंजी कौन है, तो जो संविधान में प्रस्तावना दी गई है वह संविधान की क्या होती है, कुंजी। तो आपका अगर पुलिस अधिनियम की कुंजी कौन है, तो ये जो हमने प्रपोजल यानी कि प्रस्तावना लिखवाया, प्रियम्बल लिखवाया, यही आपका कुंजी है। अब प्रस्तावना में दिया क्या रहता है, तो प्रस्तावना में वे एम दिए रहते हैं, वे पर्पस दिए रहते हैं, या वे लक्ष्य दिए रहते हैं, या वे उद्देश्य दिए रहते हैं जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई कानून बनाया जाता है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया, तो कितने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, तो आपका यानी कि 11 लक्ष्यों की क्या पाने के लिए। आप भी यहाँ पढ़ रहे हैं तो बिना उद्देश्य के नहीं पढ़ रहे हैं, आपका भी लक्ष्य है कि हम आगे सफलता पाएं परीक्षाओं में, तो आपका ये जो पढ़ रहे हैं इसका भी कुछ एम है, एम माने उद्देश्य है। अब अगला लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, अब सेक्शन वाइज चला जाए। आपका लिखिए आपका अध्याय 1, हेडिंग डालिए अध्याय 1, यानी कि अब चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे। लिख लीजिए अध्याय 1 में प्रारंभिक बातें दी गई हैं। प्रारंभिक यानी कि सामान्य बातें। लिखिए अध्याय 1 में प्रारंभिक बातें दी गई हैं। प्रारंभिक को हम कहते हैं सामान्य। देखिए फिर एक बार हम बताते चल रहे हैं, सामान्य बातों में 2-3 बातें रहती हैं। उस कानून का नाम रहता है, उस कानून का क्षेत्रीय विस्तार रहता है, और वह कानून किस तारीख को लागू हुआ ये रहता है, और कुछ डिफिनीशन या परिभाषाएं रहती हैं। यानी कि यही 3-4 बातें किसी भी कानून की सामान्य बातों में लिखी जाती हैं। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में भी यही 4 बातें हैं और कोई अन्य बात नहीं है। तो आइए अध्याय 1 प्रारंभिक है, सामान्य बातों के बारे में है।
धारा लिख लीजिए कहाँ से कहाँ तक, तो धारा 1 से लेकर 2 तक, यानी कि इस अध्याय में टोटल कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं। लिख लीजिए धारा 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2। लिखिए भाई, अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, अब सेक्शन वाइज याद भी करना पड़ेगा। लिखिए धारा 1, धारा 1 लिखिए, हेडिंग डालिए धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, नाम तो लगातार बता जा रहा है लेकिन लिखवा भी दिया जाए भाई, हो सकता है नए लोग कहीं भ्रम न खा जाएं, पुराने लोग तो ऐसे ही नाम जानते हैं। तो संक्षिप्त नाम होता है, एक विस्तृत नाम होता है, जैसे कि आपका माने कई लोगों का संक्षिप्त नाम है, जैसे मोदी जी को लोग फेकू कहते हैं, आपका राहुल गांधी को पपुआ कहते हैं, आपका अखिलेश जी को बबुआ कहते हैं, और हमारी बुआ को कौन नहीं जानता, हमारी बुआ माने सबकी बुआ, हमारी बुआ को कौन नहीं जानता। तो ये संक्षिप्त नाम है, और बड़ा बड़ा नाम नहीं लेना है, यानी कि सुश्री मायावती जी नहीं लेना है। तो बड़ा नाम आपका प्रियम्बल होता है, बता दिया जब इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उदाहरण से बड़ी सटीक दिमाग में बैठता है। संक्षिप्त नाम यानी कि छोटा नाम, या शॉर्ट टाइटल कहते हैं इंग्लिश में, और एक होता है विस्तृत नाम कानून का, या लॉन्ग टाइटल। तो जो प्रियम्बल होता है कानून का, उसी को कानून का लॉन्ग टाइटल या विस्तृत नाम कहा जाता है। प्राचीन काल में, मध्यकाल में दिया जाता था, लेकिन अब आपका विस्तृत नाम नहीं दिया जाता। वर्तमान समय में केवल और केवल कानून का कैसा नाम दिया जाता है? संक्षिप्त। और संविधान भी आपको बताया गया था पिछली बार, यूपीजे में भी आया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम किस अनुच्छेद में? तो 393, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में? 393। तो जो कानून हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो बस एक लाइन में, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 लिखिए। इस कानून का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 होगा। जो क्वेश्चन बनने का चांस रहता है आपका, और मैंने कई बार कई राज्यों में बना भी है, और उत्तराखंड ये मॉडल ज्यादा बनाता है कि प्रारंभ की तिथि या प्रवर्तन तिथि या आरंभ की तिथि या लागू होने की तिथि, यानी कि किस तारीख को यह कानून लागू किया गया। तो देखिए, आपका एक दो लोग मैंने नए लोग पूछ रहे थे कि ये बेयर एक्ट में कहाँ दिया गया है कि 19 मार्च 2008 को ही प्रवर्तित हुआ या लागू हुआ। तो ऐसी दशा में ये बेयर एक्ट में नहीं दिया गया है, ये सही बात है। राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है कि वह नोटिफिकेशन जारी करके जब इच्छा करे इस कानून को क्या करे? लागू। तो राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2008 को इस कानून को प्रकाशित किया, और ये कानून लागू हुआ 19 मार्च 2008 को। तो लिख लीजिए भाई, प्रारंभ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रारंभ या आरंभ, आप लिख करके भी लिख लीजिएगा, प्रारंभ या आरंभ या प्रवर्तन तिथि, प्रकाशन की नहीं बता रहा हूं मैं, प्रवर्तन तिथि या इन्फोर्समेंट डेट, वह डेट याद रखिएगा 19 मार्च 2008।
ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूरा चांस है पूछने का। 19 मार्च 2008, 3 डेट एक साथ याद रखिएगा। अगर ये दे निर्माण की तिथि या अधिनियम बनने की तिथि या कानून बनने की तिथि, तो जिस तारीख को राज्यपाल ने इस कानून पर अपना क्या कर दिया साइन, वह निर्माण की तिथि होती है या एक्ट बनने की तिथि होती है। और वह तिथि हम बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं इसके पहले, 2 जनवरी 2008। इसके बाद कानून को नोटिफाई किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है सरकारी राजपत्र में। तो प्रकाशन की तिथि भी मैं लिखवा चुका हूँ, 4 जनवरी 2008। और इसके बाद के दिन प्रारंभ या लागू हुआ, तो अब लिखवाया गया 19 मार्च 2008 लागू होने की तिथि। अब जब भी आप लागू होने की तिथि पुलिस एक्ट में पढ़िए, आपका कर्तव्य होता है कि 3 और भी एपीओ में कानून है, वे कानून कब लागू हुए तुरंत लिख लेना चाहिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने, चाहे आईपीसी से बने, सीआरपीसी से, एविडेंस से, गलत न हो, उसको लिख लीजिए भाई। उत्तराखंड एक क्वेश्चन ऐसा मॉडल बनाता है, उसको जो लोग ना जानते हो लिख लीजिए। आईपीसी के प्रारंभ की तिथि, पुलिस एक्ट नहीं आईपीसी लिखवाया जा रहा है कोरिलेट करके। आईपीसी की प्रारंभ की तिथि 1 जनवरी 1862 है, 1 जनवरी 1862। आईपीसी इस तारीख को लागू हुई 1 जनवरी 1862। इसके बाद लिखिए साक्ष्य अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि। साक्ष्य अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि, अभी कई राज्यों में क्वेश्चन आ चुका है। तो 1 सितंबर 1872। देखिए 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872। तीसरा आपका सीआरपीसी बची, तो लिखिए सीआरपीसी के प्रवर्तन की तिथि। सीआरपीसी के प्रवर्तन की तिथि 1 अप्रैल 1974, यानी कि 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल 1974। चारों एक साथ याद करके जाइएगा कंपटीशन में। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए, विस्तार लिखवाना है, यानी कि इस कानून का विस्तार, अर्थात उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का विस्तार कहाँ होगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। लिखिए भाई आपका, यह कानून समस्त उत्तराखंड राज्य में लागू है। यह कानून समस्त उत्तराखंड राज्य में लागू है तथा राज्य से बाहर, यानी कि ऐसे लिख लीजिए, तथा उत्तराखंड राज्य से बाहर, पूरा थोड़ा वाक्य बना लीजिएगा, तथा उत्तराखंड राज्य से बाहर तैनात राज्य पुलिस बल पर भी लागू है। तैनात राज्य पुलिस बल पर भी लागू है। तैनात राज्य पुलिस बल पर भी लागू है। फिर एक बार समझिए, यहाँ से घुमावदार क्वेश्चन बन सकता है भाई, मॉडल भी मैं बना दे रहा हूँ कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का विस्तार बताइए, तो दे देगा समस्त उत्तराखंड में लागू है,
दूसरा दे देगा ऐसे पुलिस वालों पर लागू है जो उत्तराखंड के थे लेकिन किसी अन्य राज्य में उनको भेजा गया है विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो क्या उन पुलिस वालों पर ये कानून लागू होगा कि नहीं होगा? भले वह उत्तराखंड से कहाँ गए हों बाहर, लेकिन एक जगह लागू नहीं है और वह आपका राजस्व पुलिस क्षेत्र पर। लिखिए, राजस्व पुलिस क्षेत्र पर इस कानून का विस्तार नहीं होगा। राजस्व पुलिस क्षेत्र पर इस कानून का विस्तार नहीं होगा। दो मॉडल यहां से बन सकता है भाई, चांस रहता है, थोड़ा समझिए दोनों मॉडल को। पहला मॉडल आपका ये बन सकता है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 किन क्षेत्रों किन पर लागू है, तो दे देगा उत्तराखंड में समस्त पुलिस वालों पर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा कि ऐसे पुलिस वालों पर जो उत्तराखंड से बाहर तैनात हैं, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों भाई, दोनों मार्क कराइए। दूसरा मॉडल देखिए, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम निम्नलिखित में से इस पर लागू नहीं होता, तो दे देगा उत्तराखंड में जो पुलिस है उस पर तो लागू है। उत्तराखंड की पुलिस अगर राज्य से बाहर तैनात है तब भी लागू, लेकिन एक क्षेत्र में लागू नहीं है और वह नीचे लिखवाया भी गया कौन सा क्षेत्र, तो वह पुलिस माने राजस्व पुलिस क्षेत्र। तो किस, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं, भरमाने के लिए। तो भरमना नहीं है, जो राजस्व पुलिस एरिया होगी उस पर ये कानून काम नहीं करेगा, यानी कि उस पर इसका विस्तार नहीं होगा। इस प्रकार आपका सेक्शन 1 समाप्त हुआ। लिखिए अगला धारा 2, हेडिंग डालिए तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, डिफिनीशन। धारा 2 परिभाषाएं, तो सेक्शन वाइज भी पूछ लेता है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, पहला सामान्य क्वेश्चन कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा में परिभाषाएं दी गई हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका एक दो बार यूपी सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है और आपका वह संविदा अधिनियम से पूछा गया है एक बार कि भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषाएं दी गई हैं, तो वह सेक्शन 2 है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की किस धारा में परिभाषाएं हैं, तो वह धारा 2 में है। ये पहला क्वेश्चन। अब जो 4 कानून आपको और 3 कानून जो पढ़ने हैं, कम से कम वह एक बार याद कर लेना चाहिए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा में परिभाषा है, सीआरपीसी की धारा में परिभाषा है और आईपीसी। तो इसको लिख लीजिए आगे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषाएं दी गई हैं। अगला लिखे, सीआरपीसी की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। सीआरपीसी की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। अगला लिखे, आईपीसी की धारा, आईपीसी में लिखे आईपीसी की धारा 6 से लेकर 52A तक में, यानी कि धारा 6 से लेकर 52 को हिंदी में कहेंगे तो, और इंग्लिश में सेक्शन 6 से लेकर 52
ए तक में परिभाषाएं दी गई हैं। अब चारों कानून आपका एक साथ तैयार हो गया, कहीं से भी अगर आ भी जाए तो भाई गलती का चांस नहीं रहेगा। अब परिभाषाएं जो दी गई हैं उसको भी आपका समझ लेना है। परिभाषाएं ऐसे दी गई हैं, कोड करके भी लिखवाना है। देखिए जो परिभाषाएं दी गई हैं आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन एक साथ लिखवाया जाएगा। जैसे कि धारा 2 का क्लाज ए, तो इसी को जब हिंदी देखिए आपका जब हिंदी में देगा तो टू को देगा, तो हम टू वे आप लिख टू को लिखवाते रहेंगे। जिनको भाई लिखना हो अपना लिख सकता है। और आपका पेपर जो आएगा इंग्लिश वर्जन में 2A रहेगा और जो हिंदी वर्जन रहता है उसमें 2 रहेगा। मैं बता दूं हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। इंग्लिश वर्जन में आपका 2A दिया रहेगा और हिंदी में 2 का। गलती देखिए कहाँ होती है, एविडेंस की एक धारा में बस गलती होती है और वह आपका 114 को और 114 को, यानी कि हिंदी में हम लिख रहे हैं। अब क को तो भाई स्मॉल और कैपिटल किया नहीं जा सकता। तो भाई आपका क्वेश्चन ये बनता है कि आपका तथ्य की उपधारणाएं कहाँ दी गई हैं, तो उसमें समस्या आ जाती है। क्योंकि आपका 114 को हिंदी में वही लिखा जाएगा, इंग्लिश में भी वैसे लिखा जाएगा। तो आपका इसके लिए एक बार आपका इंग्लिश वर्जन देखिएगा, यानी कि स्मॉल और कैपिटल तो है नहीं को में, तो तुरंत आप इंग्लिश वर्जन देखिएगा। अगर 114 के बाद हाँ भाई वाईफाई यहाँ फ्री लगा है भाई, बता दिया जाए। इसको यूज करना है भाई यूज कर सकता है, एयरटेल का लगा है। आपका पासवर्ड एक दिन बताया कि समय बता दूंगा फिर। हाँ, यहाँ नेट न चलाइए, वाईफाई इतना पैसा दिया जा रहा है तो कम से कम उसका क्या किया जाए। तो यहाँ अगर आपको देखना है तो देखिए, तो आवाज आ रही है ना, कटत नहीं ना वीडियो। चलिए भाई देखिए। देखिए इसमें आपका ये, हाँ देखिए कैपिटल और स्मॉल में बताया जा रहा था, इसमें गलती का पूरा चांस रहता है और ये गलती आपका एविडेंस में होती है। अगर 114 के बाद स्मॉल ए रहे तो इसका मतलब कि धारा 114 का वह एलेस्टेशन नंबर यानी कि दृष्टांत नंबर पहला पूछ रहा है, जहाँ की आपका चुराया हुआ माल है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास चोरी के कुछ समय पश्चात चुराया हुआ माल पाया जाता है तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए प्राप्त किया है। तो ये तथ्य की उपधारणा है। अगर यही 114 कैपिटल लिखा रहे तो तुरंत आपका नई धारा है दुराचार के मामले में सम्मत के अभाव की उपधारणा, यानी कि रजामंदी का न होना, वह अलग अलग है। तो उसी प्रकार आपका फिर याद रखिए, न समझ में आए तो आप ABCD याद करिएगा। और इंग्लिश वर्जन एक बार क ख न आए तो एक बार क्या देख लेना है परीक्षा में, इंग्लिश वर्जन। और कहीं भी अगर विवाद होगा इंग्लिश हिंदी में तो इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा। देखिए आपका 2A लिखिए भाई, धारा 2A में क्या परिभाषित है, स्मॉल ए लिखिएगा, कैपिटल ना लिखिएगा। गाइड वाइड में कहीं कहीं कैपिटल दिया है तो कैपिटल नहीं होता, स्मॉल में होता है, स्मॉल लेटर। 2A
हिंदी में लिखना चाहे तो टू क, अब चलता रहेगा साथ साथ। इसमें लिखिए अधिनियम को परिभाषित किया गया है, यानी कि एक्ट को डिफाइन किया गया है। अधिनियम को परिभाषित किया गया है, तो अधिनियम लिखवाना नहीं। अधिनियम का मतलब हुआ कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007, आईपीसी सीआरपीसी न मार दीजिएगा। लिखिए टू बी, टू बी से क्वेश्चन आपका बनता है। हाँ, धारा टू स्मॉल बी हिंदी में लिखेंगे तो धारा टू ख, पोस्ट में ख लिखिएगा। नींद तो नहीं आ रही ना अब? हाँ, शाम को कम से कम जागते रहे भाई। अगर पहरेदार ही चौकीदार ही सो जाएगा तो भाई कैसे काम चलेगा? यानी कि आपका जो चौकीदार है, आप अब देखिए थे कितना कैंपेन चलाया गया पेगासस मामले में और तमाम मामले में कि मैं भी चौकीदार हूँ। तो जब चौकीदार सो जाएगा तो चोर उचक के आपका अपराध करेंगे। यानी कि आपका जो उत्तराखंड राज्य में है, जो ग्राम रक्षक सुबह बताया गया, अगर वह सो जाए और ड्यूटी न करे या ग्राम चौकीदार सो जाए तो चोर उचक के क्या होंगे, वैसे भी सक्रिय हो जाएंगे। तो जागते रहिए, पानी लेकर आइए बहुत ठंडा, और ताकि आपका कह सकें कि आंखों बंद हो तो जाकर बाहर क्या करिए, मार लीजिए छपक्का। हाँ, ताकि आंखों बंद न हो भाई पढ़ते समय, नहीं थोड़ा दिक्कत आ रही थी तो भाई इनको सलाह भी दी गई। लिखिए भाई आपका धारा टू बी में जो परिभाषा दिया गया है वह आपका पशु, हेडिंग डालिए पशु या एनिमल या जानवर। यहाँ से आपका यूपी में पिछली बार भाई क्वेश्चन बना था और मॉडल अच्छे से याद रखना है। देखिए पुलिस अधिनियम के तहत जानवर में कौन कौन से जानवर शामिल हैं, तो 10 जानवरों का नाम है। लेकिन पूछा क्या जाता है, पहले मॉडल देख लीजिए। पशु में कौन पशु शामिल हैं? एक तो मॉडल दे देगा कि इन 10 में से 3 का नाम देगा और चौथा देगा उपर्युक्त सभी। लेकिन जो खतरनाक मॉडल होता है इसमें तो सब कर ले जाएंगे ज्यादा लोग। लेकिन जो माने गलत होने का चांस रहता है, जो यूपी ने मॉडल बनाया है कि निम्नलिखित में से कौन पशु में शामिल नहीं है, तो आपका जरूर याद रखे कुत्ता बिल्ली। और तो याद ही रखना है, लेकिन कुत्ता और बिल्ली ये पशु है, लेकिन कानून इन्हें पशु नहीं मानता। कौन सा कानून? उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007। ये न कह दीजिएगा कि सीआरपीसी नहीं मानती, ये न कह दिया कि आईपीसी नहीं मानती। आईपीसी सीआरपीसी तो मानते ही हैं, लेकिन कौन इसे पशु की श्रेणी से बाहर रखा है? उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। पुराने कानून में भी आपका पशु की परिभाषा दी गई थी और कुत्ता बिल्ली को बाहर ही रखा गया था। तो जो क्वेश्चन यूपी का मॉडल था कि पशु में कौन शामिल नहीं है, 4 जानवर का नाम दिया था और एक दिया था बेचारे कुत्ते का। तो कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तो अब ज्यादा बताया गया है भाई, अब बताया नहीं जाएगा, लिखिए उसको। पशु से जानवरों का 10 जानवर का नाम लिखे, तब आपका कुछ जानवर लिखवाते हैं। पशु से गाय, कामा दीजिए भैंस। भाई न किसी को समझ में आए तो पूछ लेगा भाई। हाँ, मैंने न समझ में आए तो आपका पूछ लेगा, कोई रोक टोक नहीं है। भैंस ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा भैंस गई कहाँ? पानी में। सुने कि नहीं? भैंस गई पानी में, तो इसका मतलब भाई आपका क्या हुआ कि पूरा साम्राज्य क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो देखिए आगे भाई आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, कामा दीजिए हाथी। हाथी को भी पशु माना गया है। हाथी, कामा दीजिए ऊंट। ऊंट, कामा दीजिए घोड़े।
घोड़े, कामा दीजिए गधे, ये भी पशु हैं, भले आपका होता हो सामान उमान। गधे, कामा दीजिए खच्चर, दोनों के बीच में होते हैं न गधा न घोड़ा, तो बीच वाले क्या होते हैं? अब आगे हमारे बस की बात नहीं है भाई, आगे देखिए। खच्चर, इसके बाद लिखे भेड़, भेड़, बकरी और सुअर, बकरी और सुअर, यानी कि कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि ये भी पूछ सकता है कि कितने जानवरों को पशु माना गया, तो नीचे लिख लीजिए। तो कुल 10 जानवरों को, एक लाइन लिखिए क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या आप ही को है। लिखिए एक लाइन, कुल 10 जानवरों को पशु माना गया है। एक और भाई शब्द लिख लीजिएगा, जहां आप हेडिंग में पशु लिखे हैं, पशु न देकर ढोर पूछा जाता है, ढोल नहीं ढोर। उसको जहां हेडिंग डाली है आप परिभाषा में, आप लिख करके उसको ढोर लिख लीजिए। तो ढोर, तो यूपी में पशु नहीं दिया था, देखिए आपका सतर्क ढोर। कई लोग इसी में भ्रम खा गए कि ढोर क्या है। तो ढोर का मतलब क्या हुआ आपका? जानवर। ढोर का मतलब लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। तो कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली पशु नहीं माने गए हैं। कुत्ता, बिल्ली और भी जानवर हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से भाई कंपटीशन में आता है उसी को लिखवा जा रहा है। कुत्ता, बिल्ली पशु नहीं माने गए हैं। अगली परिभाषा लिखिए भाई, धारा 2C। परिभाषाएं बहुत ज्यादा दे दिया गया है, इतना तो आपका पुराने कानून में नहीं था। अब तक कई धाराएं निपट गई रहती, परिभाषा नहीं पढ़ाना रहता। तो पुराने कानून में कम परिभाषाएं थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दे दिया है। लिखिए धारा 2C, या हिंदी में लिखेंगे तो 2G। मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव। लिखिए एक लाइन, मुख्य सचिव से राज्य सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेत है। मुख्य सचिव से राज्य सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेत हैं। अगली परिभाषा, ये भी चांस रहता है बनने का, 2D, डाग वाला डी। 2D हिंदी में लिखना चाहे तो 2G। डिस्ट्रिक्ट को परिभाषित किया गया है, जिला, जिला को परिभाषित किया गया है। लिखिए जिला, जिला को परिभाषित किया गया है। लिखिए जिले का मतलब क्या हुआ भाई? लिखिए उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, यानी कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट, भू राजस्व संहिता 1901, 1901, 1901, यानी कि 1901 के अधीन जिले के रूप में, के अधीन जिले के रूप में अधिसूचित राजस्व क्षेत्र अभिप्रेत हैं। अधिसूचित राजस्व क्षेत्र अभिप्रेत हैं। अगली परिभाषा भी काफी महत्वपूर्ण है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए
धारा 2E स्मॉल ई लिखिएगा, धारा 2E, या हिंदी में लिखना है तो टू अंग लिखिए। आपका इसमें हेडिंग डालिए, जिला मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है। लिखिए, ऐसा अधिकारी, ऐसा अधिकारी जिसे जिले का, जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया हो, जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया हो, तथा जिसकी नियुक्ति, तथा जिसकी नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 20 के तहत, तथा जिसकी नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 20 के तहत राज्य सरकार ने की हो, राज्य सरकार ने की हो। पैराग्राफ चेंज करके कुछ और बातें लिखिए, इसमें और बातें पूछी जाती हैं। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, ये पुलिस एक्ट से इतना लिखवाया जा रहा है। लिखिए, सीआरपीसी की धारा 20 के तहत, सीआरपीसी की धारा 20 के तहत राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करती है। राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करती है, तथा उन्हीं में से एक को, तथा उन्हीं में से एक को जिला मजिस्ट्रेट बनाती हैं, माने जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करती हैं, जिला मजिस्ट्रेट बनाती है। जो अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लिखिए, किसी जिले में पुलिस प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण किया जा सकता है। क्वेश्चन लिखिए, किसी जिले में पुलिस प्रशासन पर जनरल कंट्रोल, सामान्य नियंत्रण जिला मजिस्ट्रेट का होता है। सामान्य कंट्रोल, नियंत्रण, सामान्य नियंत्रण जिला मजिस्ट्रेट को होता है। इसे कलेक्टर भी कहा जाता है। इस लाइन में लिखिए, इसे कलेक्टर भी कहा जाता है। लेकिन तब जब यह राजस्व के मामलों का निपटारा करता है, लेकिन तब जब यह रेवेन्यू के मामले, राजस्व के मामलों का निपटारा करता है, राजस्व के मामलों का निपटारा करता है। अगली परिभाषा लिखिए भाई आपका, हाँ लिखिए भाई अगला आपका 2F मंडला युक्त। लिखिए अगली धारा 2F स्मॉल में लिखेगा, या हिंदी में लिखना है तो 2 च।
लिखिए मंडलायुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर, इंग्लिश में इसे कहा जाता है डिविजनल कमिश्नर। लिखिए मंडलायुक्त। लिखिए ऐसा अधिकारी, ऐसा अधिकारी जिसे मंडलायुक्त के रूप में जिसे मंडलायुक्त के रूप में पदाविहित किया गया है, पदाविहित किया गया है और जो, इसके साथ ही लिखना है और जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 और जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 यानी कि 1901 के अधीन अधिसूचित राजस्व मंडल का प्रभारी है। अधिसूचित माने नोटिफाइड, अधिसूचित राजस्व मंडल का, रेवेन्यू बोर्ड का, राजस्व मंडल का प्रभारी है। प्रभारी माने उसका अधिकारी है। अगली परिभाषा लिखिए टू जी डोमेस्टिक हेल्पर यानी कि हिंदी में घरेलू सेवक या नौकर भी दे सकता है। 2G घरेलू नौकर या घरेलू सेवक। लिखिए ऐसा व्यक्ति जो पारिश्रमिक पर यानी कि पैसा लेकर, ऐसा व्यक्ति जो पारिश्रमिक पर, ऐसा व्यक्ति जो पारिश्रमिक पर अथवा अन्यथा कामा दीजिएगा घरों में घरेलू कार्य करता है, घरों में घरेलू कार्य करता है। अगला परिभाषा लिखिए 2H 2H राज्य के विरुद्ध द्रोह, राज्य के विरुद्ध द्रोह या इसको हम कहते हैं राजद्रोह, राजद्रोह या राज्य के विरुद्ध विद्रोह। विद्रोह भी आ जाए तो घबराइएगा ना, इसको थोड़ा हम कोरिलेट करवाएंगे आईपीसी से भी। लिखिए पहले भाई आपका, लिखिए राज्य के विरुद्ध द्रोह से, इसमें लिखिए डिटेल में, राज्य के विरुद्ध द्रोह से किसी समूह या जनसंख्या के, किसी समूह या जनसंख्या के किसी भाग द्वारा ऐसा राजद्रोह अभिप्रेत है, ऐसा सेडिशन राजद्रोह अभिप्रेत है जिसमें किसी भारतीय क्षेत्र में, जिसमें किसी भारतीय क्षेत्र में किसी भाग को पृथक करना भी सम्मिलित है, किसी भाग को
पृथक करना भी, यानी कि भारत से किसी भाग को हम क्या कर देंगे, विद्रोह करके पृथक कर देंगे, तो तमाम नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इत्यादि। और दिल्ली में आपका जो जेएनयू है, वहाँ तो पता ना क्यों ऐसे देश विरोधी लोग ही ज्यादा पैदा होते हैं। यानी कि आपका देश विरोधी का हाल अफगानिस्तान में देखिए। जो लोग आपका देश से प्रेम नहीं किया, न सैनिक किया, न आपका जनता भी खूब लूटी खसोटी, यानी कि जिसको जहां मिला पूरा भ्रष्टाचार चरम पर था, सरकार ध्वस्त थी और सभी लोगों ने लूटा। और देश की चिंता किसी को नहीं थी। तो देश की जब चिंता ही नहीं है तो आक्रमण होगा तो सब क्या हुए, भाग लिए। भाई इतना हथियार अमेरिका का, इतना विमान और सब छोड़ छाड़ कर क्या हुए, सैनिक भाग गए 3 लाख, यानी कि 50,000 मने तालिबानियों के आगे 3 लाख सैनिक टिक नहीं पाए। एक इतिहास में ये लिखा जाएगा कायरता में। और राष्ट्रपति जान बचाने के लिए क्या किए, गुपचुप तरीके से ले देकर भाग गए। तो आपका ये लिखा, इसीलिए आपका भारत में भी मांग उठ रही है कि देश का नेता मजबूत हो, 56 इंची वाला हो, तभी तो देश की रक्षा तालिबानियों से करेगा। और सबसे ज्यादा खतरा भारत पर ही अब है, क्योंकि उधर से कश्मीर से अब पाकिस्तान तालिबानियों को भेजना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। और खुद तालिबानी आतंकवादी अब भारत में कश्मीर में प्रवेश भी कर गए हैं। जो खुफिया रिपोर्ट मैंने समाचार में चल रहा है, जो आपका सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर आप देख सकते हैं, अच्छा प्रवेश कर चुके हैं। अब एजेंसियां खोज रही हैं कि ठोक कर इनको कहां पहुंचा दिया जाए ऊपर। तो देखिए आपका अब ये जो द्रोह है, राजद्रोह है, इसको आईपीसी में भी परिभाषित किया गया है, दंडनीय बनाया गया है। तो नीचे लिखे भाई पैराग्राफ चेंज करके, आईपीसी की धारा 124 ए में 124 ए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह को दंडनीय बनाया गया। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा का मतलब हुआ कि अगर देश पर कोई बाहरी आक्रमण करता है उसे निपटा जाए। और आंतरिक का मतलब हुआ अगर राज्य या देश के अंदर ही उपद्रव हो तो उससे निपटा जाए। तो जो बाहरी सुरक्षा होती है वह मिलिट्री के हवाले होती है, और आंतरिक सुरक्षा आपका अर्धसैनिक बल या पुलिस के, माने पुलिस के हवाले होती हैं। लेकिन अर्धसैनिक बल भी आपका नियुक्त किए जा सकते हैं कुछ दशाओं में। तो आंतरिक सुरक्षा लिखिए भाई आपका, आंतरिक सुरक्षा से राज्य के अंदर, आंतरिक सुरक्षा से राज्य के अंदर विध्वंसकारी विध्वंसकारी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से, यानी कि देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से राज्य की एकता व अखंडता का संरक्षण अभिप्रेत है। राज्य की एकता व अखंडता का संरक्षण यानी कि परिरक्षण, संरक्षण अभिप्रेत है। भाई 15 मिनट का भाई आपका ब्रेक रहेगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा।
यानी कि आपका कल और लिखवा जाएगा। अगर जैसे ही लिखवाना पूरा होता है तो फिर आपका एक एक चैप्टर का लेक्चर दिया जाएगा, और जब लेक्चर समाप्त हो जाए एक एक चैप्टर का तब लिखवा जाएगा। एक एक धारा नहीं, एक एक चैप्टर समाप्त तब उसको लिखवा जाए, सही रहेगा। ताकि लिखवा जाए तो एक लेक्चर पूरा लिखवा जाए। और भाई प्रयास ये करिए कि जितनी परिभाषाएं लिखवाई गई हैं जाकर रट्टा मारिए, चाहे समझ में आए हो या न, और कोई उसका उपाय नहीं है। भाई 15 मिनट भाई ब्रेक रहेगा, उसके बाद आपका संविधान चलेगा।